तो कहानी की शुरुआत एक अपार्टमेंट को दिखाते हुए होती है जहां पर सो जो ही नाम की एक लड़की रहा करती थी। जूही को कुछ दिनों से अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं और इन आवाजों की वजह से वो काफी परेशान रहने लगी थी और इसी वजह से वो अपने अपार्टमेंट को सील कर रही थी टेप या फिर कुछ चीजों की हेल्प से, ताकि वो आवाजें आना बंद हो जाए। साथ ही साथ उसके पास एक वीडियो कैमरा और माइक भी होता है ताकि वो उस आवाज को मॉनिटर कर सके। जिसके बाद उसने कैमरा एक जगह पर रख दिया था और तभी उसके पास एक कॉल आता है और उस फोन में से अजीब सी आवाज आ रही थी। इसी बीच टीवी का चैनल चेंज हो जाता है और टीवी भी अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था, इसलिए जूही टीवी तक बंद करने लगी थी, लेकिन उसके बंद करते ही लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं और अचानक से लाइट फ्लिकर करने लगती है। जिसके बाद जूही कैमरा उठाती है और यहाँ पर मिरर में हम एक भूतिया फिगर को देखते हैं। अब जूही अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रही होती है जहाँ पर हम गौर करते हैं कि जूही असल में फिजिकली चैलेंज्ड है, यानी कि उसके पैर में थोड़ी दिक्कत थी जिस वजह से वो चल नहीं पाती थी। खैर अब होता यह है कि दोबारा उसे आवाज आने लगती है, जिसके बाद में जूही के साथ में क्या हुआ हमको दिखाया नहीं जाता। अब यहाँ से सीन बदलता है जहाँ पर हम जूही की बहन जुयंग को देख पाते हैं जो कि काम पर थी। अब जुयंग जो होती है उसको भी दिक्कत होती है, वो सुन नहीं सकती थी। अब आवाजों को ठीक से सुनने के लिए उसे अपने कान की एक मशीन लगानी पड़ती, जिसके बाद उसको सुनाई देने लगता था। इसी बीच वो अपने फोन को देखती है जिसमें काफी सारे मिस्ड कॉल्स थे और ये मिस्ड कॉल्स पर होना लाजमी था क्योंकि उसने मोबाइल की रिंग नहीं सुनी होगी। फिर इसके बाद में वो उस नंबर पर कॉल करती है जिसको डिटेक्टिव किम उठाता है। डिटेक्टिव उसको बताता है कि उसकी बहन जूही जहाँ पर काम करती है वहाँ से उसके पास खबर आई है कि जूही जो है वो 4 दिन से काम पर नहीं आई। किम पूछता है कि उसकी आखिरी बार अपनी बहन से कब बात हुई थी। इस पर जुयंग बताती है कि वो कुछ दिनों से उसके टच में नहीं है क्योंकि वो अपने वर्क डॉर्मेट्री के अंदर ही रहा करती। दरअसल ये दोनों ही बहनें एक ही अपार्टमेंट शेयर करती थीं, लेकिन जुयन ने उससे कई दिनों से बात नहीं करी थी अपने काम की वजह से। खैर अब जुयन जो होती है वो डिटेक्टिव को ये कहती है कि वो अपने अपार्टमेंट जाकर चेक करेगी और उसको बताएगी कि वो काम पर क्यों नहीं आई। जिसके बाद जुयन अपार्टमेंट जाती है जहाँ के दरवाजे पर एक नोटिस था जो कि पड़ोसी का लगा हुआ था, जहाँ पर यह लिखा था कि वो इतना शोर ना किया करे। खैर इसके बाद वो घर के अंदर आती है जहाँ पर घर की हालत काफी खराब थी। अब वो जूही को कॉल करती है लेकिन उसका फोन बंद था। जिसके बाद हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जूही को वो आवाजें लगातार आ रही थी। अब वो जूयम से ये कह रही होती है कि उसे ये आवाजें आ रही है, लेकिन जूयम को कोई भी आवाज नहीं आ रही होती और इसी वजह से उनके बीच बहस होने लगती है। अगले दिन वो जाती है जूही के ऑफिस जहाँ पर मैनेजर को वो ये कहती है कि जूही डिसअपियर हो गई है और मैनेजर से वो जूही के बारे में पूछती है तो मैनेजर ये बताता है कि जब भी वो जूही के साथ बात करता था तब वो उससे यही पूछा करती कि क्या उसको भी आवाजें आती है। और ये सुनकर जूयम को समझ आ गया था कि जूही को आवाजें सच में आ रही थी। खैर वो मैनेजर से कहती है कि उसे कुछ भी पता चले तो वो उसके बारे में कॉल करे। खैर अब रात में जूयंग को जूही का फोन मिलता है जो कि डिस्चार्ज हो रखा था। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि बिना फोन लिए वो कहाँ जा सकती है। खैर वो जमीन से फोन को चार्ज करने के लिए चार्जर उठाने लगती है, लेकिन इसी बीच उसे जमीन पर काली काई जमी हुई नजर आती है। इसे देखकर वो थोड़ा सा डर गई थी। अब इसी बीच कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और जूयन दरवाजा खोलती है। वो जूयन का पड़ोसी था जो कि उसके नीचे वाले अपार्टमेंट में रहा करता। अब वो उसको ये कहता है कि वो आवाज करना बंद कर दे क्योंकि कई दिनों से लगातार आवाजें आ रही है। तब जूयम उसे ये कहने लगती है कि यहाँ पर कुछ दिनों से कोई नहीं था तो वो आवाजें यहाँ से नहीं आ रही होंगी, लेकिन वो आदमी उसे ये कहता है कि अगर उसने दोबारा आवाज की तो वो उसका मुंह फाड़ देगा, जो कि काफी वियर्ड बात थी। और इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है, जिससे कि जूयन काफी डर गई थी क्योंकि वो आदमी उसको धमकी देकर गया था। अब अगले सीन में जूयन अपनी बहन का फोन खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे उसका पिन नहीं पता था। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें उन दोनों बहनों के माता पिता एक हादसे में गुजर गए थे और उस हादसे की चपेट में दोनों बहनें भी आ गई थी, जिसमें जूही जो थी उसके पैर में दिक्कत आ गई और जूयन जो थी उसके कान में दिक्कत आ गई थी, यानी कि एक सुन नहीं सकती थी और एक चल नहीं सकती थी। और कई लोगों ने जूयन को ताना भी मारा था कि ये सब उसका फॉल्ट था। जिसके बाद सीन दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर जूयन अपार्टमेंट बिल्डिंग के गार्ड से बात कर रही होती है। वो बोलती है कि उसकी बहन कहाँ गायब हो गई और उसकी बातें सुनकर गार्ड भी हैरान था। गार्ड कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ बातों ही बातों में गार्ड अपार्टमेंट 604 के बारे में बताता है कि वहाँ पर लोगों के साथ में अजीब चीजें घटित होती हैं और जूही का अपार्टमेंट नंबर भी 604 ही था। अब वो गार्ड जो होता है वो उसे कुछ बात बता रहा होता है कि कुछ महीने पहले कुछ हुआ था, लेकिन तभी बात पूरी होने से पहले ही वहाँ पर एक लेडी आती है। वो लेडी आई थी बेसमेंट की शिकायत करने। दरअसल ये लेडी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर नहीं आई है और उसका अपार्टमेंट बेसमेंट के ठीक ऊपर था और बेसमेंट से काफी बदबू आ रही थी। अब यहाँ गार्ड उसके साथ चेक करने जाता है जिनके साथ ही जूयन भी थी।
बेसमेंट का दरवाजा खोलते ही उसमें से बहुत सारा कूड़ा निकलता है। गार्ड बताता है कि ये कूड़ा 10 सालों से यहाँ पर जमा है और ये कचरा लोग यहाँ पर करते हैं, इसलिए उसने इस बेसमेंट को ही लॉक कर दिया था। इसी बीच बिल्डिंग की चेयरवुमन वहाँ पर आती है, जो कि इस बिल्डिंग अपार्टमेंट की मेंबर थी। अब ये चेयरवुमन जो होती है वो उस लेडी को ये कहती है कि उसने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को शिकायत क्यों करी है और इससे कुछ नहीं होगा, और क्या वो जानती भी है कि इस चीज को साफ करने में कितने डॉलर्स लगेंगे, और यहाँ के ओनर्स को कोई दिक्कत नहीं है तो उसको दिक्कत क्यों है, और वो बस रेंट पर रह रही है ना कि उसका खुद का घर है, और इसलिए वो अपना मुंह बंद रखे। फिर यहाँ पर बहस करके वो उस लेडी को वहाँ से भेज देती है, जिसके बाद जुयन उस गार्ड से पूछने लगती है कि वो पहले क्या बता रहा था अपार्टमेंट 604 के बारे में। अब यहाँ पर गार्ड कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो चेयरवुमन उसको बताने नहीं देती और अपने पास बुला लेती है कुछ काम के लिए। जिसके बाद सीन बदलता है और हम जुयन को देख पाते हैं, जो कि अपने बॉस से छुट्टी लेने गई थी, लेकिन यहाँ उसका बॉस उसे काफी सारी बातें सुनाता है। इसी बीच वो एक वॉइस ऐप ओपन करती है, जो कि वॉइस सुनकर टेक्स्ट जनरेट करता था। खैर, घर पर आकर जुयन एक और चीज नोटिस करती है, जिसमें उसी क्रीपी पड़ोसी ने लिखा हुआ था कि उसकी आवाज सुनकर उसके कानों में दर्द होने लगा है। क्या उसे ऐसा लगता है कि जो उसने पहले कहा था वो मजाक था, यानी कि वो मुंह फाड़ने वाली बात। अब ये देखकर जुयम अंदर आ जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है, क्योंकि वो काफी डर गई थी। अब जुयम घर के अंदर थोड़ी बहुत तलाशी लेती है और उसे वार्डरूम में से उसका बर्थडे गिफ्ट मिलता है, जो कि उसकी बहन जूही ने प्रिपेयर किया था। उसने एक ईयरबड्स भी रखा हुआ था, जिसके अंदर जूही की रिकॉर्डिंग थी। अब जुयम उसे उस रिकॉर्डिंग में वो सब बोलती है, जो कि वो उसे मुंह पर शायद कभी नहीं कहती, क्योंकि उन दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे को दिल से प्यार करा करती। अब यहाँ पर जुयन जो होती है उसकी बर्थडे डेट थी 10-10, और तब रैंडमली जुयन जो होती है वो 1010 पिन कोड डालकर देखती है और सरप्राइजिंगली फोन खुल जाता है, यानी कि उसकी बहन उससे काफी प्यार करती थी। अब इसके बाद जूही जो होती है फोन के अंदर डायल लिस्ट को चेक करती है, जिसमें सबसे आखिरी नंबर जो होता है वो उसे उस पर कॉल करती है, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तब वो उस नंबर पर मैसेज करके कहती है कि वो उसे कॉल करे और जब भी उसको टाइम मिले, क्योंकि ये अर्जेंट था। और यहाँ पर वो उस नंबर को जूही के आखिरी कॉल के नाम से सेव कर देती है। इसके बाद वो थोड़ा चेक करती है और उसे उसके अंदर कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है, जो कि जूही ने रिकॉर्ड करी थी, और उसके अंदर उन्हीं आवाजों की रिकॉर्डिंग्स थी जो कि उसे सुनाई दिया करती। अब जुयम उन रिकॉर्डिंग्स को सुनने लगती है और सुनते सुनते उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ऊपर वाले अपार्टमेंट में भाग रहा हो। ज्यादातर आवाजें इन्हीं चीजों की आती है, जैसे कोई भाग रहा हो या फिर कुछ बजा रहा हो या फिर कुछ अजीब सी आवाज थी जैसे कि क्रैकलिंग नॉइस होती है। अब इसी बीच उसे जूही की आवाज आती है, जो कि उसे ये कहती है कि सुना उसने ये सब, लेकिन वहाँ पर जूही नहीं थी। अब जुयन थोड़ा सा पैनिक करने लगती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो सबसे पहले नहाने जाती है। नहाने के बाद वो दोबारा से ईयर पीस को कानों में लगाती है, लेकिन तभी इंटरकॉम यानी कि टेलीफोन, जिससे कि लोग गेट पर खड़ी पर्सन से बात करते हैं, बेसिकली ये पता करने के लिए कि गेट पर कौन था, तो वो रिंग करने लगता है। जुयम पूछते हैं कि कौन है, तभी गेट पर दस्तक होती है और बाहर से जूही की आवाज आ रही थी। उसकी आवाज सुनकर वो दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन उसको शक होता है और इसलिए वो उससे पासकोड पूछती है, जो कि वो बता नहीं पाती, विच मीन्स कि बाहर कोई और ही खड़ा था। अब जुयन जो होती है वो दूर से ही आंखों से देखती है, जहाँ पर उसको एक आग दिखाई देती है। अब ये देखकर वो काफी घबरा जाती है कि तभी उसे अजीब सी तेज आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और वो आवाज अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन ये सब असल में उसका सपना होता है। खैर, अब अगले दिन होता यह है कि किहुन नाम का एक व्यक्ति जुयन के पास में आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जूही का बॉयफ्रेंड था, और उसी के ऑफिस में उसका कोवर्कर भी था, और इसके बारे में जुयन को पता ही नहीं था। खैर, यहाँ पर वो ये कहता है कि उसकी कई दिनों से जूही से बात नहीं हुई है और वो उसे गोस्ट कर रही थी और उसके कॉल्स का रिप्लाई तक नहीं कर रही थी। लेकिन जब जुयन ऑफिस में पूछताछ करने गई थी, तब वो समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और इसलिए वो यहाँ पर चला आया। इसी बीच जुयन का कॉल आता है, जो कि उसी शख्स का था जिससे जूही ने आखिरी बार बात करी थी। वो असल में एक लेडी थी। वो उससे पूछती है कि वो उससे बात करने के लिए क्यूरियस क्यों थी। तब वो उससे उसका नाम पूछती है, तब वो लेडी उन्हें अपने एड्रेस पर बुलाती है, जहाँ वो ये बताती है कि वो भी पहले उसी अपार्टमेंट में रहा करती। उसकी बहन जूही ने उसे संपर्क किया था उस यूनिट के बारे में पूछताछ करने के लिए, और उसने उससे ये पूछा था कि क्या कोई इस बिल्डिंग के अंदर खत्म हुआ था, और उसने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसे जो आवाज आ रही थी उसका कारण वो पैरानॉर्मल चीजों को समझ रही थी। खैर, वो लेडी ये बताती है कि कोई थी जो कि यूनिट नंबर 604 के अंदर मारी गई थी, और उस लेडी ने भी कुछ अजीब सी आवाजें ही सुनी थी। और फिर वो लेडी ये कहने लगी कि उसने बिल्डिंग के अंदर किसी भूत को देखा है। इसके बाद उसने इन सब चीजों से परेशान होकर खुद को ही खत्म कर लिया था। अब यहाँ जुयम
उस लेडी को कुछ पल के लिए हेलुसिनेट भी करने लगती है। अब यहाँ पर उनको ये पता चला था कि जूही ने उस लेडी को सिर्फ उस यूनिट के बारे में पूछने के लिए संपर्क किया था। जिसके बाद में जुयंग और कीहुन अपार्टमेंट में वापस आते हैं और इस बार उनके पड़ोसी ने नोट लिखा हुआ था कि वो आवाज से परेशान हो चुका है और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो उसको मार देगा। अब यहाँ मामला काफी गंभीर हो चुका था क्योंकि आवाजें वो नहीं कर रही थी बल्कि यहाँ पर कुछ और ही मामला था। और यहाँ पर ये जो आदमी था ना वो असल में 504 यूनिट में रहा करता था। खैर अब ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर कीहुन जूही के मिसिंग पोस्टर्स बना रहा था। इसी बीच कीहुन बाथरूम जाने लगता है और उसके पैरों की आवाज जुयंग को परेशान करती है और वो आवाजों से इतना इरिटेट हो गई थी कि उसे छोटी छोटी आवाजें भी परेशान करने लगी थी। और तब हमको समझ आता है कि जूही किन चीजों को फेस कर रही होगी। जिसके बाद जुयंग कहती है कि वो थोड़ा कम आवाज करे, जिसके बाद में वो दोबारा काम करने लग गया था। अब इसी बीच जुयंग डिटेक्टिव किम को कॉल करती है और वो उसे हर चीजें शुरू से बता रही थी। खैर वो किम से ये बोलती है कि उसे तो उसके पड़ोसी पर शक है क्योंकि वो उसके गेट पर उसे खत्म करने के नोट लिखकर जा रहा था। इस पर डिटेक्टिव कहता है कि क्या उसने देखा कि वो नोट उसे न लगाया था। इस पर वो कहती है कि उसने ये तो नहीं देखा। तो यहाँ डिटेक्टिव के कहने का मतलब ये था कि वो बिना एविडेंस के उसे नहीं पकड़ सकते। अब किम ये बोलता है कि उसने बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा को चेक किया था। तब जुयंग पूछती है कि उसने क्या देखा। इस पर वो बताता है कि उसने सीसीटीवी फुटेज के अंदर जूही को बाहर निकलते हुए नहीं देखा और साथ ही साथ जूही अपना वॉलेट भी यहीं पर छोड़ गई है। तो ये बात कोई सेंस नहीं बना रही थी कि जूही बाहर ऐसे ही निकल गई होगी। ना ही इस बात का सबूत था उनके पास कि वो बाहर गई हो, मतलब कि वो अपार्टमेंट के अंदर ही कहीं गायब हुई है। इस पर जुयन ये कहती है कि ये जरूर 504 वाले आदमी नहीं किया होगा क्योंकि वो उसको काफी खतरनाक नोट्स लिखकर दे रहा था। अब थोड़ी देर के बाद कीहुन वहाँ से जा रहा होता है कि तभी इंटरकॉम बजने लगता है, मतलब कि गेट पर कोई था। अब वो ये देखते हैं कि ये वही आदमी है जो कि 504 में रहता है और इस बारे में जुयंग कीहुन को बताती है और तब कीहुन खुद उससे बात करने लगता है। कीहुन को वो आदमी कहता है कि वो आवाज ना करे और वो उनसे भीख मांग रहा था और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में कीहुन ने जुयंग से कहा कि वो उस आदमी के लिए दोबारा दरवाजा मत खोले क्योंकि वो आदमी सही नहीं लग रहा था। साथ ही साथ वो अपने हाथ में कुछ छुपा भी रहा था। मीनवाइल हम उसी 504 वाले आदमी को अपने अपार्टमेंट में जाते हुए देखते हैं जिसके हाथों में एक चाकू था। इससे ये बात तो समझ में आ जाती है कि ये आदमी साइको है और वो यहाँ पर इनको खत्म करना चाह रहा था। बेसिकली वो आवाजों से इतना परेशान हो चुका है कि वो इनको खत्म करना चाहता है। अब सीन बदलता है जहाँ पर जुयंग अपनी बहन के मिसिंग पोस्टर्स लगा रही थी। तभी वो एक बच्चे को देखने लगती है जो कि बिल्डिंग के बाहर से उसके बेसमेंट की तरफ देख रहा था। अब जुयंग उसके पास जाती है लेकिन वो भाग जाता है। खैर अब होता यह है कि तभी वहाँ पर जोंगिन नाम की एक लेडी आती है जो कि पीछे से आकर उससे ये पूछते है कि वो क्या कर रही है और तब जाकर वो उसको सब कुछ अपनी बहन के बारे में बताती है कि वो मिसिंग है। तब जोंगिन उसे सिंपैथी देती है और वो उसे ये भी बताती है कि चेयर वुमन जो है वो इस अपार्टमेंट की इमेज को खराब नहीं होने देना चाहती और इसलिए वो नहीं चाहेगी कि उसकी बहन की बातें बाहर आ जाए या फिर अपार्टमेंट की इमेज खराब हो। जोंगिन बताती है कि यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव करने के लिए चेयर वुमन रैली निकालने वाली है और रिकंस्ट्रक्शन इसलिए ताकि चेयर वुमन नए अपार्टमेंट बनवा सके। लेकिन इस अपार्टमेंट के चल रहे जो रूमर्स है वो फैल गए तो कोई भी उस बिल्डिंग में अपार्टमेंट नहीं लेगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। और उनकी बातों के बीच वो ये देखती है कि एक बच्ची वहीं पर झूल रही थी लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो वहां पर नहीं होती। अब जुयंग जो होती है वो परेशान होकर घर वापस आ जाती है और घर आकर जुयंग के गेट पर एक थ्रेट उसे दिखाई देता है जो कि किसने लिखा था उसको नहीं पता था। खैर वो अंदर आकर अपना मुंह धोने जाती है जहाँ पर उसे बेसिन से आवाज आती है जो कि उसकी बहन की आवाज थी। अब इसके बाद वो बाथरूम से बाहर आती है जहाँ पर उसे उसकी बहन मिलती है जो कि घर आ गई थी। वो थोड़ी अजीब सी दिख रही होती है और उसको लेकर जुयंग काफी खुश होती है। यहाँ उसकी बहन उसके रूम में चली जाती है जिसके बाद जुयंग अपनी बहन के पास जाने लगती है लेकिन वो देखती है कि उसकी बहन ने खुद को खत्म कर लिया था और जुयंग उसे देखकर रोने लगती है। लेकिन उसको समझ में आता है कि ये तो उसका एक सपना था या फिर हेलुसिनेशन था। इसके बाद रात में वो पानी पीने उठती है जहाँ पर उसके कानों में उसके ईयर पीस नहीं थे। इसी बीच उसका ध्यान अपने फोन पर जाता है जिसमें वॉइस रिकॉग्निशन ऐप ऑन था और उस ऐप के अंदर अपने आप ही टेक्स्ट जनरेट हो रहे होते हैं जिसके अंदर कुछ तो लिखा जा रहा था। अब तभी उसे खिड़की पर एक परछाई दिखाई देती है जिसको देखकर वो काफी डर गई थी। अब डरते हुए वो अपने दरवाजे पर जाकर बैठ जाती है लेकिन बाहर की तरफ वही क्रीपी आदमी था और वो उसे मारने के लिए दरवाजा पीट रहा था जिससे कि जुयंग काफी घबरा जाती है और एक चाकू उठाकर पहले वो खिड़की में चेक करती है जहाँ पर कोई नहीं होता। अब वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है लेकिन वहाँ पर भी वो आदमी नहीं था। अब वो अपना अपार्टमेंट में जा रहा होता है लेकिन इसी बीच जाते वक्त उसे कुछ आवाजें आती हैं जिसको सुनकर वो ऊपर चेक करने जाता है लेकिन तभी उसे एक भूत दिखता है और उसे देखकर वो भागने लगता है लेकिन वो भूत उसके पीछे ही था।
अब वो आदमी भागने के चक्कर में बिल्डिंग से सीधा नीचे गिरकर मारा जाता है। अब अगले दिन वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी और तब जुयन भी उस आदमी को देखती है जिसको देखकर वो घबरा जाती है, क्योंकि पिछली रात वो तो उसको मारने आया था। वहीं पर डिटेक्टिव किम भी होता है, जिसे वो ये कहती है कि ये वही आदमी है जिसने उसे धमकी दी थी और सारे के सारे नोट्स वही लिखा करता था और वो उसके अपार्टमेंट में चेक करे क्योंकि इसी आदमी ने उसकी बहन को कैद किया होगा। डिटेक्टिव चेक करवाता है लेकिन शॉकिंगली वहाँ पर कुछ नहीं निकलता। जुयम कहने लगती है कि उसने उसकी बहन की आवाजें बेसिन के पाइप से सुनी थी और ये सब चेयर वुमन सुन लेती है और उसको पागल कहती है। वो कहती है कि क्या सच में उसे ये सुनाई दिया था, क्योंकि उसकी बात का कोई सेंस नहीं है। इस पर जुयन कहती है कि वो सभी लोगों के बीच में आती है, उसे बीच में आना बंद कर देना चाहिए। तब चेयर वुमन कहती है कि शायद सच में 604 फ्लैट नंबर शापित है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग आए सभी बियर्डो थे, वो पागल आदमी और वो लेडी। ये सब चेयर वुमन टीजिंग में कह रही होती है, टॉन्ट मार रही होती है, यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि खाली 604 वाले ही पागल थे और सबको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता था। लेकिन हम जानते हैं कि आवाजें सबको आती थी, एटलीस्ट कुछ लोगों को तो आ ही रही थी, जैसे कि वो 504 वाला आदमी जो कि मारा गया, वो बार बार यही कहने आता था कि आवाजों को बंद कर दो। अब अगले सीन में हम जुयन को देखते हैं जो कि जोंग इन की अपार्टमेंट में जाती है, जो कि था 804। वो जोंग इन और उसकी बेटी की फोटो देखती है कि तभी जोंग इन उसके पास आती है और कोई अंदर भागता हुआ जाता है। तब जोंग इन कहती है कि वो उसकी बेटी है। खैर अब वो जोंग इन से सवाल जवाब करती है उसी आदमी और लेडी के बारे में जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले चेयर वुमन ने किया था। तब वो उसे फॉर्मर चेयर वुमन के बारे में बताती है जो कि 704 में रहती थी, उसे भी ऐसे ही आवाजें सुनाई दिया करती। खैर वो अक्सर जोंग इन को आकर डांटा करती थी आवाजों को लेकर, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जोंग इन के अपार्टमेंट से आवाजें आती हैं, जो कि असल में उसकी ही बेटी के फुटस्टेप्स की आवाज हुआ करती थी। अब वो चेयर वुमन काफी परेशान रहने लगी थी इन सारी आवाजों की वजह से, लेकिन उसके नीचे वाला आदमी जो कि 604 में रहा करता था, उसने एक दिन आकर चेयर वुमन को हथौड़े से मार डाला, क्योंकि उसे भी वैसे ही आवाजें आती थी और आवाजों से वो पागल सा हो चुका था। अब चेयर वुमन जो थी वो मरते दम तक दीवार पर हाथ ठोकती रही मदद के लिए, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी और वो वहीं पर खत्म हो गई। और जिस आदमी ने उसको खत्म किया था वो भी अचानक से डिसअपियर हो गया और आज तक कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। कई लोग कहते हैं कि वो किलर आज भी जिंदा है और कईयों ने उसे अपार्टमेंट के अंदर देखा भी है। अब जुयन ये पूछती है कि ऊपर 704 अपार्टमेंट में अब कौन रहता है। इस पर वो बताती है कि वो अपार्टमेंट तो अब खाली है, मतलब कि वहाँ पर कोई नहीं रहता। तो फिर वो आवाजें कौन थी जो कि जुयन सुन रही थी। जिसके बाद में जुयन जो होती है वो कि उनको कॉल करके उस 704 वाले अपार्टमेंट के हादसे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। इसी बीच जब वो रास्ते से जा रही थी तब उसे चेयर वुमन दिखाई देती है जो कि स्पीच दे रही होती है। तब जुयन देखती है कि उसकी बहन के मिसिंग पोस्टर्स कईयों ने पैरों के नीचे दबाए हुए थे। ये देखकर वो चेयर वुमन के ऊपर चिल्लाने लगती है और वो जोर से कहती है कि जो कुछ हुआ वो सब इग्नोर किया जा रहा है, वो हादसा नहीं था, खून था। अब तभी चेयर वुमन और जुयन में आपस में लड़ाई हो जाती है और हाथापाई होने लगती है। इसके बीच आकर लोग उन्हें छुड़वाते हैं और कीवन भी आता है। लड़ाई के चक्कर में जुयन का ईयर पीस चेयर वुमन के हाथ आ गया था। खैर इसके बाद वो ईयर पीस कीवन उससे लेकर जुयन को देता है। अब जुयन को उस किलर के बारे में वो बताता है। वो ये कहता है कि वो किलर ने जब उस पहली वाली चेयर वुमन को खत्म किया था तो उसके बाद से वो अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकला और ये पॉसिबल है कि वो अभी तक अपार्टमेंट में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं है। अब यहाँ पर कीवन उस किलर की आखिरी फोटो दिखाता है जो कि अपार्टमेंट के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी और उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। यहाँ दोनों के मन में ये आता है कि कौन सी जगह है जहाँ पर किलर हो सकता था और तब उनके माइंड में आता है वो बेसमेंट, जहाँ पर बदबू की वजह से कोई नहीं जाया करता था और वो एक परफेक्ट प्लेस हो सकती है हाइडिंग के लिए। खैर अब इसके बाद वो लोग बेसमेंट को ओपन करके अंदर जाते हैं जहाँ पर उनका मकसद था जुयन की बहन को ढूंढना। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर वो देखते हैं कि वो बेसमेंट काफी ज्यादा बड़ा है। अब आगे जाकर उन्हें दो कमरे देखते हैं जहाँ पर वो अलग अलग होकर चेक करते हैं, जिसमें एक रूम के अंदर जुयन को एक ड्राइंग बुक मिलती है जिसके अंदर उसकी बहन, उसकी और उसके माता पिता की ड्राइंग बनी हुई थी। अब जैसे जैसे वो पेज को पलटती है वैसे वैसे उसकी माँ बाप के एक्सीडेंट के ड्राइंग्स आने लगते हैं, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। लेकिन सडनली वो ड्राइंग बुक खाली हो गई थी, जिसको देखकर वो डर जाती है कि ये क्या हुआ। अब उसके बाद उसको एक और गेट मिलता है जिसमें पीछे एक और रास्ता था, लेकिन वो वहां पर नहीं जाती। दूसरी तरफ कीहोन आगे जाता है जहां पर उसको एक लाश मिलती है और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी किलर की थी जिसने की 704 वाली चेयर वुमन को मारा था और शायद से ये बदबू यहीं से आ रही थी। अब उस लाश को देखकर वो डर गया था और वो उसे कैमरा में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। अब तभी उसको एक तेज आवाज आती है और अचानक से उस लाश का सर अलग हो जाता है और उसको असल में चूहे ने खाया हुआ था। बेसिकली ये लाश सड़ गई थी, लेकिन इस पर उसका कोई भी रिएक्शन नहीं था क्योंकि कीहुन एक स्पिरिट से पदस हो चुका था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो खतरनाक बदबू बेसमेंट से आ रही थी वो कचरे की नहीं थी बल्कि सड़ी हुई लाश की थी।
अब जुयंग को किहुन दिखाई देता है और वो किहुन को आवाज लगाती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। ऑब्वियस सी बात है, वो पोजीशन में था। अब तभी किहुन अचानक उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो भागने लगती है, लेकिन किहुन ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन तब वो उसके सर पर एक पत्थर मारती है और एक खिड़की के जरिए बाहर निकलने का सोचती है, लेकिन किहुन उसे अंदर खींच लेता है। लेकिन तभी उसे वहां पर चेयर वुमन आकर बचाती है। अब जब जुयंग की आंख खुलती है तो वो खुद को चेयर वुमन के घर पर पाती है, जहां पर वो चेयर वुमन के बेटे को देखती है। और ये वही बच्चा था जिसे उसने मिसिंग पोस्टर्स लगाते हुए बेसमेंट को निहारते हुए देखा। वो उसे आवाज लगाती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। तब चेयर वुमन आकर बताती है कि वो सुन नहीं सकता। दरअसल चेयर वुमन को जुयंग पर तरस आ गया था, क्योंकि उसका बेटा भी सुन नहीं सकता और वो भी सेम कंडीशन में थी, इसलिए वो उसको वहां पर बचाने आई थी। खैर यहाँ जुयंग उसे थैंक यू कहती है और यहाँ वो उससे ये बोलती है कि उसने बिल्डिंग में 2 ही बच्चों को देखा है, एक उसका बेटा और दूसरी थी जोंग इन की बेटी। तब ये सुनकर तो चेयर वुमन बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि जोंग इन की तो कोई बेटी ही नहीं थी। और जब जुयंग ये बात सुनती है तो उस पर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने तो उसे खुद देखा था। तब चेयर वुमन बताती है कि जोंग इन की बेटी थी, लेकिन वो तो सालों पहले ही एक हादसे में खत्म हो गई। खैर इसी बीच चेयर वुमन का बेटा जुयंग के पास आता है और उसके ईयर पीस निकाल कर उसे इशारे में कहता है कि यहाँ पर कुछ आवाजें हैं जिसको उसे नहीं सुनना चाहिए, और अगर वो उनको सुनेगी तो खत्म हो जाएगी। और वो उसे चेतावनी भी देता है कि वो बेसमेंट में तो बिल्कुल ना जाए। जिसके बाद बाहर जाने पर उसे की उनकी लाश मिलती है, जिसको देखकर वो रोने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही की उनकी मौत की वजह थी। इसके बाद डिटेक्टिव किम जुयंग से पूछताछ करते हैं। तब वो उसे बताती है कि उसने एक गेट देखा था बेसमेंट के अंदर, जो कि स्टील का बना हुआ था और उसके पीछे कुछ तो था। लेकिन किम कहता है कि ये सब बकवास है और वो बस फालतू बहस कर रही है। और जब बेसमेंट में उसकी टीम गई थी तो वहां पर उन्हें कोई भी दरवाजा नहीं मिला, और जो फुटेजेस थी की उनकी वो सब करप्ट हो चुकी हैं। कुछ फुटेजेस अच्छी हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और किम जो होता है वो जुयंग को रिस्पॉन्सिबल कहता है, और इन सब में उसी का फॉल्ट था। जहाँ पर जुयंग समझ जाती है कि ये लोग उसकी हेल्प नहीं करने वाले, तब वो ठान लेती है कि वही कुछ कर रहेगी और अपनी बहन को खुद ढूंढने की। सिंपल सी बात थी कि वो इन आवाजों को और जो कुछ उसने खुद देखा था वो उसको झुठला नहीं सकती थी। अब जुयंग जो होती है वो खुद ही उस बेसमेंट के अंदर जाती है और उस विंडो की हेल्प से उसने ऐसा किया था। फिर वो आगे बढ़ती है जहाँ पर उसे जूही का कैमरा मिलता है। उसको समझ आ जाता है कि जूही ने कुछ ना कुछ रिकॉर्ड जरूर किया होगा। इसके बाद वो अपनी बहन के फोन के जरिए उन वीडियोस को देखती है, जिसमें एक वीडियो के अंदर जूही 804 में गई थी, मतलब कि जोंग इनके अपार्टमेंट में, क्योंकि उसे शक था कि सारी आवाजें वहीं से आती है। अब वहाँ पर जाकर वो चेक करती है कि वहाँ कुछ रिचुअल करा गया था, कुछ सामान पड़ा हुआ था और जोंग इन अपनी बेटी से बात कर रही थी, जो कि जूही को नहीं दिख रही होती। साथ ही साथ जोंग इन के कमरे में कई सारे स्पीकर्स रखे हुए थे, जो कि इस तरह से सेट करे गए थे कि सारी आवाज सीधा नीचे वाले रूम्स में जाए, विच मीन्स कि वही स्पीकर से वो आवाज क्रिएट कर रहे थे और वो अजीब क्रैकलिंग आवाजें भी वहीं से आती थी और ये नीचे वाले अपार्टमेंट्स को ही अफेक्ट कर रहे थे, जैसे कि 704, 504 और 604, जिसके अंदर ये दोनों बहनें रहा करती। अब जब जूही ने ये सब देख लिया था तब जोंग इन वहां पर आती है और आकर वो जूही के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि जोंग ही वही लेडी है जो कि इन सब आवाजों की वजह थी। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है जहाँ पर उसे अपनी बहन जूही मिल जाती है, जिसको देखते ही वो उसे गले से लगा लेती है और उसके बाद वो वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जोंग इन वहां पर आ जाती है, जिससे बचकर वो भागते हैं। जूयन अपनी बहन को एक सेफ जगह बैठा देती है और खुद जोंग इन को कन्फ्रंट करती है। अब यहाँ पर वो जोंग इन से उस पहले वाली चेयर वुमन के बारे में फिर से पूछती है, जिस पर यहाँ पर जोंग इन ये बताती है कि उसी ने उस लेडी को मारा था, क्योंकि वो उसकी बेटी और उसे साथ नहीं रहने दे रही थी। दरअसल जोंग इन की बेटी दिन भर भागती रहती थी, खेलती रहती थी और इसी वजह से वो चेयर वुमन बार बार आ जाया करती उसकी शिकायत करने के लिए, और इसी वजह से उसने उसे मार डाला। और जो आदमी गायब हुआ था जो कि 604 में रहता था, उसको भी जोंग इन ने ही खत्म किया था। जी हाँ, बेसिकली जोंग इन पागल हुई थी। अब उसकी बातें सुनकर जुयन कहती है कि उसकी बेटी जिंदा नहीं है, लेकिन इस बात पर जोंग इन हंसने लगती है, पागल सी हो जाती है और कहती है कि उसने भी तो उसकी बेटी को खुद देखा था, वो जिंदा है। जिसके बाद वो जुयन के पीछे पड़ जाती है उसे मारने के लिए, लेकिन जुयन भागती है और भागकर एक सेफ जगह पर आ गई थी। वहां आकर उसे तेज आवाजें आती है, जिसको सुनकर उसके कानों से खून आने लगता है और तब वो अपने ईयर पीस को निकाल कर रख देती है और तब जाकर वो अपने वॉइस टू टेक्स्ट जनरेटर ऐप को ऑन करती है और उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है वो जनरेट होना चालू हो जाता है, जहाँ पर हा 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 का टेक्स्ट था। जिसके बाद जोंग इन उसे पकड़ लेती है और यहाँ पर जोंग इन रोते हुए उसको बताती है कि जब उसकी बेटी अपार्टमेंट में भागती थी, खेलती थी, तब नीचे के फ्लोर वाले लोग उससे शिकायत करते थे, जिस कारण से उसने अपनी बेटी को बिल्डिंग से बाहर भेज दिया था खेलने के लिए, लेकिन खेलने के दौरान ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारी गई। अब उसे अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन इसमें उन लोगों की
भी गलती थी, यानी कि अपार्टमेंट वालों, मगर वो कभी किसी को मारना नहीं चाहती थी, ना ही उस लेडी को, ना ही उस आदमी को, और ना ही उसकी बहन को। और तब जुयन ये कहती है कि उसकी बहन तो जिंदा है और वो अभी भी अपनी बहन को बैठा कर आई है। लेकिन तब जोंगमिन उसकी बात पर विश्वास ना करते हुए उसके ऊपर हथौड़े से वार करती है, लेकिन जुयन उस हथौड़े को रोक देती है। और तभी वहां पर आती है उसी पहले वाली चेयर वुमेन की स्पिरिट, जो कि जोंगिन से बदला लेना चाहती थी, जिसके बाद में वो जोंगिन को पकड़ लेती है और मौका देखकर जुयन भागने लगती है और उस स्टील के दरवाजे से बाहर निकलती है। लेकिन दरवाजा लगाते वक्त जोंगिन उससे ये कहती है कि वो उसकी हेल्प करे, लेकिन इस बार जुयन उसकी कोई भी हेल्प नहीं करती और दरवाजा लगा देती है, जिसके बाद जोंगिन की चीख निकलती है और वो भी वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन हमने नोटिस किया था कि किम ने तो ये कहा था कि वहाँ पर कोई भी स्टील का दरवाजा उनको नहीं मिला था, तो यहाँ पर ही दरवाजा कैसे आ गया। खैर, अब हेल्प के लिए जोंगिन उसी तरह से दीवार पीट रही थी जिस तरह से उस चेयर वुमन ने दीवार को पीटा। जिसके बाद दूसरी ओर से जुयन अपनी बहन को ढूंढने दोबारा आती है, लेकिन वहाँ पर अब उसकी बहन नहीं थी। तभी वो उसके पीछे आ जाती है और इसके बाद दोनों गले मिलते हैं और फिर जुयन अपनी बहन को ले जाती है। अब सीन बदलता है और कुछ दिन बाद जुयन के अपार्टमेंट में कोई नॉक करता है और वो उनकी नई पड़ोसन थी और वो जुयन से दोस्ती करने आई थी। जुयन बताती है कि वो अपनी बहन के साथ ही रहती है और यहाँ जूही उसके पीछे ही खड़ी हुई थी, जिसके कपड़े पहले जैसे ही थे। लेकिन तभी सबसे शॉकिंग चीज रिवील होती है कि जो नई पड़ोसन थी वो जूही को नहीं देख पा रही थी, विच मीन्स कि जूही कब की मर चुकी है और जोंगिन ने सच्ची बात कही थी कि उसकी बहन को भी उसने मार दिया। और यहाँ पर जूही की आत्मा थी, जो कि सिर्फ उसकी बहन जुयन को ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनका दिल से दिल का कनेक्शन था। और यही रीजन था कि कभी भी हमने अपार्टमेंट से बाहर जूही को निकलते नहीं देखा था, क्योंकि उसको तो जोंगिन ने पहले ही मार दिया था। बेसिकली ये लेडी पूरी तरह से सनक चुकी थी। इसी के साथ में नॉइस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नॉइस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरेस्टिंग हॉरर थ्रिलर सुपरनैचुरल फिल्म अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको एक बार फिर से इस मूवी को अच्छे समझा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर जो भी क्रैकलिंग नॉइजेस या फिर जो कुछ भी आवाजें आया करती थी वो जोंगिन ने खुद ही क्रिएट करी थी, और उसे क्रिएट उसने इसलिए किया ताकि उसकी बेटी की आत्मा के दौड़ने की आवाज बाकी लोगों को ना आए। और वो जो स्पीकर उसने लगाए थे वो इको क्रिएट करते थे, तो लोगों को लगता था कि ये आवाजें ऊपर वाले फ्लोर से आ रही है। और यहाँ पर जो 504 वाला क्रीपी आदमी था वो सच में साइकोपैथ था और उस आवाज ने उसको और भी ट्रिगर कर दिया। लेकिन उसने यहाँ पर भूतों को देखा था, जिसके चलते उसकी भी मौत हो गई। तो बेसिकली यहाँ पर जोंगिन की जो बेटी थी वो पहले ही मारी गई थी, लेकिन उसने रिचुअल करके उसकी आत्मा को अपने यहाँ पर बुला लिया, या फिर ये भी कहा जा सकता है वो साइको हो गई थी। लेकिन साइको वाली कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि जुयन जो थी वो भी उसकी बेटी को देख पा रही थी। अब जूही जो होती है उसने इन चीजों का पता पहले ही लगा लिया था, और इसके चलते जोंगिन का बांधना ना फूट जाए तो उसने यहाँ पर उसको भी खत्म कर दिया। और उसके खत्म होने के बाद से जूही की आत्मा वहीं पर कैद हो गई थी, और इसलिए पाइप से आवाज आया करती। और ऐसा बाकियों के साथ भी हुआ होगा, मतलब कि वो बेसमेंट आत्माओं से भरा हुआ था। तो यहाँ पर इन सब की जड़ सिर्फ और सिर्फ जोंगिन ही थी। तो उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर जो चेयर वुमन नई वाली थी वो भी अच्छी लेडी थी, वो बुरी नहीं थी। और बात रही जुयोंग के बारे में, तो उसकी कान की एबिलिटी नहीं थी सुनने की, लेकिन भगवान ने उसे यहाँ पर आत्माओं को देखने की शक्ति दे रही थी। वो कहते हैं ना कि एक चीज ली जाती है तो दूसरी खास चीज एक्टिवेट हो जाती है। तो जुयोंग के साथ में यही हुआ था। वो अपनी बहन की स्पिरिट को भी देख पा रही थी, जोंगिन की बेटी को भी देख पा रही थी। इनफैक्ट उसने काफी सारी आत्माओं को देखा था। एंड आई बिलीव कि वो जो स्टील वाला गेट था वो भी शायद से वही देख पा रही होगी, उसका इस्तेमाल वही कर सकती थी, क्योंकि किम को और बाकी टीम को वहां पर कोई भी ऐसा गेट नहीं मिला था। या फिर हो सकता है कि वो भी केस को दबाना चाहते होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको नॉइस फिल्म की कहानी अच्छे समझ में आ गई होगी। मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।